हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास के इस लेक्चर नंबर 2 में हम कुछ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर ऑफ मास लोकेट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में इंटीग्रेशन की मेथड से हम बहुत सारे केसेस देखेंगे। तो देखिए, जेई और नीट के लिए ये सब इंटीग्रेशन की टेक्निक से जो हम आज खूब सारे क्वेश्चन डिराइव करने जा रहे हैं, उस डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अच्छे बच्चों के अंदर एक इंक्विजिटिवनेस होती है कि साहब ये आया तो कहाँ से आया, इसको आपने डिराइव करके तो दिखाया ही नहीं। तो ठीक है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको एक बार डिराइव करके दिखा देता हूँ, लेकिन इसकी आवश्यकता आपको आगे नहीं पड़ेगी। तो मैं जो केस अब आपको ले रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है कि एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म मतलब एक सरीकी, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग उसकी डेंसिटी होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, उसकी लेंथ L है, और मान लीजिए वो इस तरह से रखी हुई है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसकी लेंथ L है, और यहाँ इस एंड से x डिस्टेंस पर उसकी लीनियर मास डेंसिटी proportional to distance x from origin as shown, ऐसा है। अब इसका लोकेट करना है आपको, लोकेट इट्स सेंटर ऑफ मास, ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे कि चूँकि सारे एलिमेंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 है तो YCM तो 0 होगा। अब XCM निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है XCM इज इक्वल टू इंटीग्रल XDM अपॉन इंटीग्रल DM। DM किसको कहा? एक एलिमेंट को। एक एलिमेंट कहाँ है? तो यहाँ पर हमने एक स्मॉल लेंथ dx का एलिमेंट कंसिडर किया। इसका मास कितना होगा? तो DM होगा मास ऑफ रॉड, मान लीजिए कि m है, तो मास पर यूनिट लेंथ अपॉन लेंथ। अगर हम ऐसा करने जाते हैं तो ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एवरी dx लेंथ का मास dm ही आ रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू x है। मतलब जैसे जैसे आप राइटवर्ड जाएंगे x बढ़ेगा, वैसे वैसे पर यूनिट लेंथ मास बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी बढ़ रही है। तो किसी भी लोकेशन पर x पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर मास कितना होगा। तो हम इसको m/l यूनिफॉर्म नहीं मान सकते, नॉन यूनिफॉर्म है। तो हमें वहाँ पर लेमडा मास पर यूनिट लेंथ एट लोकेशन x ऐसा लिखना पड़ेगा, जो कि वेरिएबल है। तो लेमडा x कितना होगा? तो लेमडा x को हमने माना कि लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू x है, तो सपोज इट इज़ kx। तो dm कैसे लिखेंगे? dm हो जाएगा kx इंटू dx। कि यहाँ इस dx छोटी सी लेंथ के लिए जो भी कुछ मास डेंसिटी यहाँ आ रही है वो हम सेम मान लेते हैं इस छोटी सी लेंथ के लिए, क्योंकि dx कितना है? टेंडिंग टू 0। तो यहाँ मास डेंसिटी है kx, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो ये देखो, अब x पर डिपेंडेंट हो गया मास। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे dx लेंथ का मास dm बढ़ता जाएगा। अब मेरे फार्मूले में मैंने इसको रखा, तो XCM क्या आया? इंटीग्रल kx स्क्वायर dx, क्योंकि एक x से मल्टीप्लाइड है, डिवाइडेड बाई kx dx। कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 से L तक सारे एलिमेंट कंसिडर करना है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? KL क्यूब अपॉन 3, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? KL स्क्वायर अपॉन 2। K से K कैंसिल, 2/3L आंसर आ गया, 2/3L। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सेंटर ऑफ मास के? x कोऑर्डिनेट तो हो गया 2/3L और y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि
हर एक एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट 0 है। अब समझने वाली बात यह है कि देखो लीनियर मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू x से मतलब डिस्टेंस के साथ मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रही है, इधर हल्की है इधर भारी है। जैसे इधर प्लास्टिक की बनी है, फिर इधर वुड की बनी है, फिर इधर आयरन की बनी है, तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे तो नहीं आएगा, तो किधर आएगा, नियर हैवियर पार्ट। तो इधर हैवियर पार्ट है तो इसके पास में आ रहा है, मतलब यहाँ आ रहा है। ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, ग्रेटर देन l/2, दैट इज़ 2l/3। तो इस तरीके से हमने इसका नॉन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया। मान लीजिए लीनियर मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू x² होता तो क्या होता, यहाँ x² होता, यहाँ x² होता, यहाँ x³ होता, यहाँ x² होता, ये KL⁴/4 होता, ये KL³/3 होता, तो 3/4L आंसर आ जाता। इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। तो जिन कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आपको पता होना चाहिए, उनके मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, फिर उनको मैं डिराइव करके भी बताऊँगा कैसे आया। डेरिवेशन पार्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये मैं आपको कह रहा हूँ। पर हाँ, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं उसके ऊपर। कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी मैं अपन इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक सेमी सर्कुलर वायर है, क्या है ये, सेमी सर्कुलर वायर, इसका रेडियस कितना है r। तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो ये मैंने x एक्सिस मान लिया, ये मैंने y एक्सिस मान लिया। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है, y एक्सिस। y एक्सिस पर अगर ऐसे यहाँ मिरर रख दें तो जैसा ये ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज होगा। तो सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज़ y एक्सिस, मतलब यहाँ कहीं। और ये डिस्टेंस कितनी आती है, तो ये आती है 2r/π। तो इसके कोऑर्डिनेट समझ में आ गए, 0, 2r/π। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा सेमी सर्कुलर डिस्क, तो वो वायर था यूनिफॉर्म मास डेंसिटी वाला, ये डिस्क है यूनिफॉर्म एरियल मास डेंसिटी, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इसमें पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लेट है, ये प्लेट डिस्क है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो बताओ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन y एक्सिस। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास इसका लोकेटेड होता है और ये डिस्टेंस होती है 4r/3π। तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, 4r/3π। इस तरह से याद रखना। फिर तीसरा होता है हॉलो हेमीस्फीयर, इसका भी रेडियस क्या है, r। सेमी सर्कुलर डिस्क का रेडियस क्या था, r, रेडियस तो r रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये हॉलो हेमीस्फीयर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और अंदर क्या है, हवा, हॉलो है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से एग्जैक्टली r/2 हाइट पर होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, r/2। इस तरह से आप लोकेट कर लोगे। नेक्स्ट है सॉलिड हेमीस्फीयर या सिंपली हेमीस्फीयर। देखो जब भी स्फीयर बोलें, हेमीस्फीयर बोलें, कोन बोलें, सिलेंडर बोलें, तो वो सॉलिड ही होता जब तक कि हॉलो वर्ड यूज़ ना किया जाए। तो हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r। तो हेमीस्फीयर में अब की बार अंदर पूरा ये जो है मास है, ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी की बात चलेगी। ये x एक्सिस मान लो, ये y एक्सिस मान लो। इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आ जाता है एज़ कम्पेयर टू हॉलो, और ये डिस्टेंस होती है 3r/8, 3r/8। तो इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हो गई 0, 3r/8।
ठीक है। फिर कोन पर आ जाओ तो ये कोन है जिसका हाइट h है, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, y एक्सिस होगी, y एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ लोकेटेड होगा। तो हमें सिर्फ वाई सी एम बताना है, एक्स सी एम तो 0 है। तो अगर ये कोन हॉलो है तो वाई सी एम इसका आएगा h बाई, और अगर ये सॉलिड है तो इसका वाई सी एम आएगा h बाई, तो एक में आता है h बाई 3, एक में आता है h बाई 4। बताओ 3 किस में आएगा, 4 किस में आएगा? तो h बाई 3 बड़ा है, h बाई 4 छोटा है। तो नीचे किसका आएगा सेंटर ऑफ मास? जो ठोस सॉलिड कोन है वो नीचे हैवी है, यहाँ माल ज़्यादा भरा हुआ है अंदर, तो उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो ये सॉलिड का हो जाएगा h बाई 4 और हॉलो का हो जाएगा h बाई 3। समझ गए? ये वाई सी एम। तो कोऑर्डिनेट बना लो 0, h बाई 3, 0, h बाई 4, इस टाइप से। तो आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 ये आइटम्स बताए हैं और इनके सेंटर ऑफ मास आपको याद होना चाहिए। तो अब कैसे यूज़ होता है, पहले यूज़ की बात करते हैं, फिर डिराइव करते रहेंगे इत्मीनान से। एक और ऐड कर लीजिए उस लिस्ट में, ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट यूनिफॉर्म प्लेट है, तो इसका इसके सेंट्रॉइड पर होता है, सेंट्रॉइड इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। मतलब ऐसा कैसा भी ट्रायंगुलर प्लेट है तो यहाँ ये मीडियंस बनाओ, एंगल बाइसेक्टर जिसको कहते हैं, या जो कि सामने वाली साइड को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो जो सेंट्रॉइड आएगा G, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ये एक प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट, प्लेट या लेमिना, लेमिना वर्ड भी यूज़ करते हैं प्लेट के लिए, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन बता रहा था, तो जैसे क्वेश्चन मैंने लिया, इधर से इधर चलते हैं अपन। तो एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r है, उसमें से r/2 रेडियस का एक सेमी सर्कुलर डिस्क कट करके रिमूव कर दिया। तो जो बचा वो ये बचा, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो ये रेडियस बताया है कितना, r, और ये रेडियस कितना, r/2। ये सेंटर है, ये x एक्सिस हो गई, इधर y एक्सिस हो गई। तो बताओ एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है y एक्सिस, तो XCM 0 होगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि इसका लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास। तो इसमें हमें क्या मिला, एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस होने से XCM तो 0 है। अब मुझे YCM निकालना है, तो YCM निकालने का फार्मूला बताओ। तो YCM निकालने का फार्मूला है इंटीग्रल YDM अपॉन इंटीग्रल DM। पर इंटीग्रेशन को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, तो मैंने थ्योरम ऑफ एडिशन और थ्योरम ऑफ सब्ट्रैक्शन, वो जो कट पार्ट निकाला था लास्ट लेक्चर में, उसका अगर यूज़ करूँ तो हाँ, तो मैं इस पूरी सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r को मैं टोटल डिस्क कह रहा हूँ और ये कट पार्ट है, इसको रिमूव कर दिया। तो जो रिमेनिंग बचा वो आपके सामने है। तो मैं फार्मूला लिखूँगा YCM इज इक्वल टू m टोटल y टोटल माइनस m कट y कट अपॉन m टोटल माइनस m कट। ये ज़्यादा अच्छा जुगाड़ है। तो m टोटल कितना होगा? तो m टोटल होगा मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया πr²/2, और m कट क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया इंटू
एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट। तो अगर मैं इसको m कहूँ तो ये 4m हो जाएगा। ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टोटल डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क कितना होगा 4r/3π, और y कोऑर्डिनेट ऑफ ओनली कट पार्ट, तो सिर्फ इसको डिस्क माने अपन, जो अपन ने रिमूव कर दिया है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा 4r, इसका रेडियस कितना है r/2/3π। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2r/3π। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो YCM इज इक्वल टू m टोटल y टोटल माइनस m कट y कट अपॉन m रिमेनिंग। तो YCM कितना आया, तो देखो यहाँ से m तो कैंसिल हो गया, 2r/3π को अगर मैं कॉमन ले लूँ, एक 3 नीचे है ही है, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ से तो 1 बचेगा और यहाँ से 2 4 ज़ा 8, तो मेरा YCM कितना आया 14/9 r/π। तो सेंटर ऑफ मास का फाइनल कोऑर्डिनेट ऐसा आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। मैं राइट से लेफ्ट ही लिखूंगा, अब कोशिश यही करूंगा जिससे कि क्या है कि मैं कहीं बीच में बैरियर नहीं बनूंगा और आपको पूरा बोर्ड दिखता रहेगा। ये एक अच्छा टेक्निक होगा। जनरली लेफ्ट से राइट लिखते हैं, पर ये मेरे को बेटर लग रहा है। तो बात समझ में आ गई। इस तरीके से ये थ्योरम ऑफ एडिशन, थ्योरम ऑफ सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी कि कम से कम सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास का फार्मूला तो याद हो, नहीं तो लगाएंगे क्या। ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखो, एक बुलेट है। बुलेट मतलब मोटरसाइकिल नहीं, बुलेट मतलब बुलेट राजा वाली। वो यहाँ तो सिलेंड्रिकल होता है पार्ट इसका, और ये यहाँ पर कोनिकल होता है। और मान लो कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है इसकी, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट रेडियस की तुलना में, ये अपन ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान ली, तो कोऑर्डिनेट्स बता पाएंगे हम सेंटर ऑफ मास के। रेडियस है अगर r, तो ये हाइट है 2r, और ये जो है बुलेट का कोनिकल पार्ट, इसकी हाइट भी 2r है। इस तरह से हमने एक बुलेट इमेजिन करी। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो बताओ सेंटर ऑफ मास का लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी, y एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज y एक्सिस। therefore center of mass lies on y axis, therefore XCM is 0। चलो ठीक है, वो तो बात आ गई समझ में। अब बताओ YCM निकालना है। YCM पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा नीचे। क्यों? क्योंकि नीचे वाला सिलेंड्रिकल पार्ट का मास ज़्यादा दिख रहा है। कितना ज़्यादा है बताओ। तो देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करूँ मैं, तो मैंने इसको लोअर पार्ट कहा। लोअर पार्ट का मास ये हो जाएगा पाई r² h, ये तो हुआ वॉल्यूम, इनटू मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी वॉल्यूम पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, सिंपल डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, ऐसा किया। तो ये लोअर पार्ट का आ गया। अपर पार्ट का मास कितना होगा, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² h, तो ये जाएगा 1/3 पाई r² h, ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
तो अगर मैं इसको m कह रहा हूँ तो ये कितना होगा, तो ये 3m होगा। तो इन दो सब सिस्टम्स के मासेस को पॉइंट मासेस के रूप में इनके सेंटर ऑफ मासेस पर लोकेट करो। तो इसका सेंटर ऑफ मास h/4 हाइट पर होता है, तो ये हाइट कितना हो गया, h/4 यानी 2r/4, 2r/4 मतलब r/2, और ये सेंटर ऑफ मास सिलेंडर का मिड पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई 2r का आधा r। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास में। तो मुझे क्या निकालना, YCM। तो y ऑफ लोअर पार्ट क्या है, -r, ये ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, प्लस माइनस साइन के साथ रखना है अपने को। और अपर पार्ट का YCM क्या होगा, +r/2। अब मुझे YCM निकालने के लिए फार्मूला मेरे पास है, YCM = m लोअर y लोअर प्लस m अपर y अपर अपॉन m लोअर प्लस m अपर। तो m लोअर 3m इंटू -r प्लस m इंटू r/2 अपॉन 4m। सो सिंपल। कितना आ रहा है ये, 3 माइनस हाफ 2.5 नेगेटिव 2.5 r अपॉन 4, m से m कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -5r/8। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, XCM, YCM। ये फाइनल आंसर आ गया 0, -5r/8। मतलब 5r/8 मतलब 4r/8 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब r/2 से थोड़ा ज़्यादा। तो ये r/2 से थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पर ये फाइनल सेंटर ऑफ मास आ गया मेरे पास। ठीक है, एक और सोचने का तरीका समझिए। जैसे मैंने कहा कि ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, और इसके सेंटर ऑफ मास को मैं निकालने जा रहा हूँ। सेमी सर्कुलर वायर, तो ये समझ लो कि यहाँ पर बहुत सारे DM ऐसे पॉइंट मासेस से मिलकर ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बनाया गया। और इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ मास विल लाई समवेयर ऑन y एक्सिस। तो मुझे YCM निकालना है, तो YCM कैसे निकालूंगा, m1y1 प्लस m2y2। तो मैंने जो ये एलिमेंट लिए ना, ये इक्वल लेंथ के लिए सबका मास, जितने भी पॉइंट मासेस दिख रहे हैं सबका मास इक्वल है, DM। तो m1 y1, तो ये इस तरीके से ये y1 y2 y3 सबका देखना है अपने को। तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस ऐसे करा अपन ने। मान लीजिए कि टोटल n इस तरह के अपन ने पॉइंट मास माने, हालांकि वो इनफाइनाइट होते हैं, पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऐसा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, n है। तो डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा n इंटू DM समेशन mi। तो YCM क्या आया, YCM एक्चुअली आ रहा है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस 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 yn डिवाइडेड बाई n। तो ये तो एवरेज टाइप की चीज़ हो गई। जैसे मान लो कि एक क्लास है, उस क्लास में कुछ बच्चे हैं, सबकी हाइट आपको पता है, y1 y2 y3 yn, टोटल बच्चों की संख्या है n। तो बताओ एवरेज हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इन द क्लास कितना होगा। तो हम सबकी हाइट को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देंगे, तो वो एवरेज हाइट आ जाएगी। मतलब कि इस पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मासेस का, पॉइंट मासेस का, एक अकेला लोकेशन बताना है पॉइंट, जहाँ पर कि पूरे मास का हम लोकेशन मान सकें, तो वो एवरेज हाइट होगी, एवरेज हाइट होगी। अब ये मेरे पास
2r/पाई आता है, ऐसा फार्मूला मुझे बताया गया है और जिसको डिराइव हम कर लेंगे बाद में। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर क्वार्टर सर्कल होता ऐसा, खाली एक ये वाला पार्ट, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता? तो भाई अगर हाइट अपन देखें तो इसका जब एवरेज निकालोगे तो जो एवरेज इस क्वार्टर सर्कल का आ रहा है वही एवरेज इस क्वार्टर सर्कल का आएगा और वो पूरे सेमी सर्कल का भी आएगा। 2 क्लासरूम है मान लो, इसमें जो बच्चे हैं उनकी हाइट वैसी ही है जैसी इस क्लासरूम के बच्चों की, तो इसका जो एवरेज हाइट आएगा वही इसका भी एवरेज हाइट आएगा। वही दोनों को मिला दें अपन और पूरे दोनों सेक्शन को मिलाने के बाद में उस बच्चों का एवरेज हाइट निकालें, सेम आना है। तो इसका भी जो हाइट आएगा वो 2r/पाई आएगा। अब देखिए ये जो क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल, ये वायर है, ये यहाँ पर वायर नहीं है, वायर सिर्फ ये है। ये तो मैंने एक्सिस बनाने की कोशिश करी थी। तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है y = x लाइन। तो जो YCM होगा वही XCM होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो YCM कितना आएगा? तो हम ये कह सकते हैं कि YCM तो साहब 2r/पाई आएगा एवरेज हाइट के हिसाब से, और वही XCM भी हो जाएगा। मतलब इधर 2r/पाई जाना है और इधर भी 2r/पाई जाना है, तो ये सेंटर ऑफ मास आना है। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2r/पाई, 2r/पाई। तो क्वार्टर सर्कल का मैंने विदाउट डेरिवेशन, जुगाड़ से, आइडिया से आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता दिया। तो पूरे सेमी सर्कुलर का तो आपको याद है 2r/पाई, याद करना ही है वो। तो क्वार्टर सर्कल का क्या होगा? तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाना, y = x लाइन आएगी, तो YCM = XCM होगा। तो YCM वही होता है जो इसका होता है 2r/पाई। तो 2r/पाई, 2r/पाई ऐसा आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को समझने का प्रयास किया। तो अगली सिचुएशन देखिए, एक ऐसा सर्कुलर वायर है और उसके ऊपर ऐसा एक सेमी सर्कुलर वायर है। वायर एक सर्कुलर है और एक सेमी सर्कुलर है। यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ सबका सेम है। रेडियस दोनों का r है। ये x एक्सिस y एक्सिस बना दी मैंने। अब इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, तो हम इसको 2 सब सिस्टम में डिवाइड कर देंगे, एक तो सर्कल और एक सेमी सर्कल। तो जो सर्कुलर पार्ट है इसकी लेंथ इससे डबल है, तो यहाँ सर्कुलर पार्ट का मास मुझे 2m लिखना पड़ेगा यदि मैं इस सेमी सर्कुलर का मास m लिख रहा हूँ। अब सर्कुलर पार्ट का सेंटर ऑफ मास सर्कल के सेंटर पर होगा और इस सेमी सर्कुलर का 2r/पाई हाइट पर। तो अब इन 2 पॉइंट मासेस का फाइनल सेंटर ऑफ मास यहाँ नियर टू हेवियर वन आ जाएगा। इसको 2:1 में डिवाइड करना है, किसको? 2r/पाई को। तो ये जो YCM आ रहा है, ये YCM क्या होगा? 1/3 ऑफ दिस टोटल हाइट 2r/पाई। ठीक है ना? तो मेरा आंसर हुआ सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट 0, 2r/3 पाई।
इस तरह से मैंने थ्योरम ऑफ एडिशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, थ्योरम ऑफ एडिशन पर एक और प्रॉब्लम देखिए। ऐसा कहा कि 4 रॉड या स्ट्रेट वायर हैं, सबकी चारों की लेंथ सेम है, और उससे एक स्क्वायर फ्रेम बनाया इस प्रकार से। इस स्क्वायर की हर एक साइड की लेंथ कितनी है? L L L L। अभी जो 4 वायर्स या 4 रॉड हैं उनकी लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग है। इसकी है लेमडा, इसकी है 2 लेमडा, इसकी है 3 लेमडा और इसकी है 4 लेमडा। तो ये सबसे हैवी है, ये सबसे लाइट है। इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा ये बताना है। ऑप्शन ऐसे होंगे: फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसमें से आपको चूज़ करके बताना है। तो क्या करोगे? तो हमें पता है कि साहब एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर होता है। तो यहाँ मिड पॉइंट पर इसके पूरे मास को हम रख सकते हैं। और मान लो कि मैं m का मतलब मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ऐसा मास कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये मास m हो जाएगा। तो इसके मिड पॉइंट पर इसका मास रखना है, कितना आएगा? 2m। इसके मिड पॉइंट पर इसका मास रखना है 3m, और इसके मिड पॉइंट पर इसका मास रखना है 4m। अब ये 4 पॉइंट मासेस हैं, इन 4 पॉइंट मासेस का फाइनल सेंटर ऑफ मास किस तरफ आएगा ये बताना है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है? देखो, टेस्ट करो कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या। तो मैंने वाई एक्सिस को देखा कि क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वाई एक्सिस पर खड़ा हो गया। और मास मोमेंट देखा दोनों तरफ इक्वल हैं क्या, तो हाँ, 2m की जो डिस्टेंस है d, वही 3m की भी डिस्टेंस होगी, वही m और इस 4m की भी डिस्टेंस है वाई एक्सिस से। तो 2m इंटू डी प्लस 3m इंटू डी, 5m इंटू डी, इधर m इंटू डी प्लस 4m इंटू डी, 5md। तो वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो वाई एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास लाया करेगा, ये बात तय हो गई। अब एक्स एक्सिस पर विचार करो। एक्स एक्सिस पर लेटकर मैंने ऐसे देखा, ऊपर कितना है 3m, नीचे कितना है 7m। हैवी कौन सा हुआ? नीचे वाला पार्ट। तो सेंटर ऑफ मास गोज नियर हैवियर वन, तो ये ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। अब कहाँ आएगा वो तो फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, सिर्फ YCM निकालना है, XCM निकालना ही नहीं है। तो YCM निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, पर अभी क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि लोकेशन का आइडिया बताओ। अगर मान लो अगले क्वेश्चन में मैंने कहा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वही 4 रॉड हैं, ईच ऑफ लेंथ L। अब इसका मास पर यूनिट लेंथ लेमडा, तो इसको मैंने कहा ये है 2 लेमडा, ये है 4 लेमडा और ये है 3 लेमडा। अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो फिर मैंने टेस्ट किया वाई एक्सिस पर खड़ा होकर, क्या वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? हाँ, क्यों? क्योंकि इधर ये 4m है और ये कितना है 2m। नहीं भाई नहीं है, इधर 6m हो गया और इधर कितना है m और ये 3m, तो इधर तो 4m ही है। तो सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? हेवियर के पास, मतलब इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, मतलब XCM पॉजिटिव है, ये बात तय हो गई। अब YCM निकालने के लिए मैं एक्स एक्सिस पर लेट कर देखता हूँ, तो मुझे क्या लगता है कि भाई ऊपर कितना मास है 5m, नीचे कितना मास है 5m। तो एक्स एक्सिस अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो YCM 0 होगा। एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री एक्सिस है, तो इसका मतलब कहीं यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा। तो आंसर कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तीसरी सिचुएशन देखो, तीसरी सिचुएशन में ये एक्स वाई एक्सिस, वो सेम लेंथ L L L L की ये 4 रॉड है। इसका मास पर यूनिट लेंथ मान लो लेमडा, इसका 3 लेमडा, इसका 7 लेमडा और इसका 11 लेमडा। अब बताओ, तो मैंने y एक्सिस को टेस्ट किया, y एक्सिस पर खड़ा होकर देखा इधर कितना मास होगा 10m, इधर 12m, तो इधर जाएगा सेंटर ऑफ मास हेवियर के पास। फिर x एक्सिस पर लेट कर देखा ऊपर कितना मास 4m,
नीचे कितना 18m, तो नीचे आएगा, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट में जाना है और एक्स एक्सिस के नीचे जाना है, मतलब यहाँ सेंटर ऑफ मास आएगा। XCM कैसा है? नेगेटिव। YCM कैसा है? नेगेटिव। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है? इन थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरीके से आंसर दे दिया। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो आप समझ जाना कैसे करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक L लेंथ का रॉड है और यहाँ पर भी एक L लेंथ का रॉड है, दोनों की लेंथ कितनी है? L। और एक अगर बना है मटेरियल A से, तो दूसरा बना है किसी दूसरे अदर मटेरियल से, मतलब जो मास पर यूनिट लेंथ है इसकी अगर लेमडा 1 है तो इसकी मास पर यूनिट लेंथ लेमडा 2 है। और ये दिया है कि लेमडा 1 इज़ नॉट इक्वल टू लेमडा 2। अलग अलग मटेरियल की बनी हुई इक्वल लेंथ L की दो रॉड इस प्रकार से रखी हैं। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू रॉड्स शोन, और चार आंसर दिए 0, L/2, L/4, L/4, L/3, L/3 और L/3, L/5। इस तरह से चार आंसर दे दिए। पता नहीं अब क्या आने वाला है, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। तो नहीं पता तो फिर मन से बनाया क्वेश्चन आपने? हाँ, तो फिर एक नन ऑफ अबव भी डाल दो, तो इनमें से कोई ना कोई एक आंसर तो हो ही जाएगा। चलो अपन तो विचार करते हैं कि क्या हो सकता है ना, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर आएगा, बिल्कुल। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0, L/2। इसका मिड पॉइंट यहाँ इसके कोऑर्डिनेट होंगे L/2, 0। तो इन दोनों पॉइंट मासेस को देखो, ये एक M1 है, एक M2 है, और M1 इज़ नॉट इक्वल टू M2 है क्योंकि उनकी लीनियर मास डेंसिटी डिफरेंट है। तो सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट मासेस। कहीं इसके बीच में आना है, बीचों बीच में आना है। क्या बीचों बीच में? मतलब मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? L/4, L/4। ये होता आंसर कब? जब ये दोनों मासेस इक्वल होते। अब ऐसा तो है नहीं, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। M1 इज़ नॉट इक्वल टू M2, देयरफॉर आइदर M1 इज़ ग्रेटर और M2 इज़ ग्रेटर। तो या तो ये हैवियर है तो इधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, या ये हैवियर है तो इधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ नहीं पहुँच सकता, क्यों? क्योंकि फिर तो वो एक ही हो जाएगा। इसका मास अगर 0 होगा, M1 अगर 0 होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ लोकेटेड होगा M2 के जगह पर, और M2 अगर 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ चला जाएगा, एक अकेली यही रॉड रह जाएगी। ये तो 0 हो गया, हवा, इसका मास 0, तो यही है अकेला सिस्टम, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ। तो सेंटर ऑफ मास ना तो यहाँ पहुँचेगा ना यहाँ पहुँचेगा, या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। ये लोकेशन पॉसिबल नहीं है, ये लोकेशन पॉसिबल नहीं है, और ये लोकेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो 0, L/2 यहाँ आ सकता है क्या सेंटर ऑफ मास? नो। L/4 मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट पर, नो, क्योंकि M1 इज़ नॉट इक्वल टू M2। L/3 तो देखो
L/4 से L/3 बड़ा होता है, तो ये अगर L/3 है तो इधर से L/3 थोड़ी होगा, लेस देन L/4 होगा। ये एक कोऑर्डिनेट अगर ग्रेटर देन L/4 है तो दूसरा कोऑर्डिनेट लेस देन L/4 होना ज़रूरी है, तभी तो वो इस लाइन पर आएगा, इस लाइन पर लाई करेगा। जैसे मैंने कहा कि y कोऑर्डिनेट जो है ना वो ग्रेटर देन L/4 है, तो x कोऑर्डिनेट लेस देन L/4 होगा। तो L/3 भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है क्या? हाँ, L/3 इज़ ग्रेटर देन L/4 एंड L/5 इज़ लेसर देन L/4। अब क्या ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है? तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y = mx + c। m क्या है? तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है y = mx + c। c कितना? ये इंटरसेप्ट कितना? L/2, मतलब x + y = L/2। इस लाइन पर वो लाई करेगा, तो क्या ये दोनों का सम करोगे तो L/2 आएगा? करके देखो, L/3 + L/5, LCM लिया 15, तो ये हो जाएगा 8L/15। तो ये L/2 तो नहीं है, इसलिए ये इस लाइन पर पॉइंट ही नहीं है। ये ठीक है कि इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो L/4 से छोटा है, इसका x कोऑर्डिनेट L/4 से ज़्यादा है, पर ये इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो फिर आंसर क्या होगा? नन ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम? इनमें से कोई सा भी पॉसिबल नहीं है, नन ऑफ अबव। इस तरीके से क्वेश्चन अपन फ्रेम कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर भी हम कुछ डेरिवेशन तो देखेंगे, देखिए जो काम के हैं वो। तो मैं एक डेरिवेशन कर रहा हूँ सेमी सर्कुलर वायर के लिए। सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r। तो इसका फिगर देखिए, यहाँ ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस है, और इसका रेडियस कितना है? r। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज y एक्सिस, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन y एक्सिस, देयरफॉर XCM इज 0। अब YCM निकालना है मुझे, तो मैं फार्मूला यूज़ करूँगा YCM = इंटीग्रल YdM अपॉन इंटीग्रल DM। DM चूज़ किया मैंने, कहाँ? तो ये यहाँ एंगुलर पोजीशन थीटा पर। कितना बड़ा है DM? बिल्कुल छोटा सा है DM, एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे d थीटा। ये है मेरा DM। इसकी लेंथ कितनी होगी? आर्क लेंथ RD थीटा होगी। तो DM कितना होगा? DM होगा मास पर यूनिट लेंथ। मान लो मास पर यूनिट लेंथ कितना है? लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ द वायर, ऐसा लिखूँगा। तो मैंने क्या कहा कि लेट मास पर यूनिट लेंथ कितना है? लैम्डा। तो DM कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। अब थीटा ऐसे DM कंसीडर करना है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई। तो मैंने इसको इंटीग्रेट करा, YCM = इंटीग्रल YdM। Y कोऑर्डिनेट क्या है इसका? इस DM का सेंटर ऑफ मास जहाँ भी है उसका Y कोऑर्डिनेट। तो Y कोऑर्डिनेट मुझे दिख रहा है, ये R है रेडियस, तो R sin थीटा हो जाएगा। तो मैंने लिखा इंटीग्रल YdM R sin थीटा इंटू लैम्डा RD थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल DM लैम्डा RD थीटा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई। ये भी 0 से पाई। तो YCM कितना आया? तो इसमें से लैम्डा R² कॉमन बाहर आ गया।
अंदर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to पाई, और नीचे लेमडा आर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी थीटा फ्रॉम 0 to पाई। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो एक आर बचा, और साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा, तो मैंने लिमिट इंटरचेंज कर दी माइनस साइन से, और यहाँ डी थीटा का इंटीग्रल थीटा 0 to पाई, तो कॉस 0 1 होता है और कॉस पाई -1, तो कॉस 0 माइनस कॉस पाई, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा पाई, तो ये कितना आया 2r/पाई। बस यही तो मुझे चाहिए था कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो है 0 और y कोऑर्डिनेट है 2r/पाई। तो इस तरह से अपन ने इसको डिराइव कर दिया। अगला ऑब्जेक्ट है सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r। तो इसको अपन ने ऐसा यहाँ रखा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब इसमें मैं एलिमेंट किस प्रकार का लूँ, तो ये पूरा प्लेट है, डिस्क का मतलब प्लेट है ऐसी। तो मैंने इसमें एक एलिमेंट चूज़ किया स्मॉल r रेडियस का एक वायर जिसकी थिकनेस कितनी है dr, ये r है और इसकी थिकनेस dr है, और ये पूरा रेडियस कैपिटल R है। इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस है, इसलिए सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन y एक्सिस एंड XCM विल बिकम 0। अब ये मैंने जो एलिमेंट चूज़ किया सेमी सर्कुलर वायर ऑफ थिकनेस dr, एलिमेंट क्या है, सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r, थिकनेस dr। तो इसका मास कितना होगा dm, तो पहले निकालना पड़ेगा हमें dm। तो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, तो मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क मान लो m है, तो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, एरिया कितना होगा इसका, तो इस वायर को सीधा करके देखो, उसकी लेंथ होगी पाई स्मॉल r और विड्थ होगी dr, पाई r dr, ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा ये, जिसकी लेंथ पाई r है और ये लेंथ पाई r है और विड्थ dr है। मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, ऐसा किया मैंने, और इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ आएगा, 2r/पाई पर। अब मेरे पास फार्मूला क्या है, मेरे पास फार्मूला है YCM इज इक्वल टू इंटीग्रल YDM अपॉन इंटीग्रल DM। तो मैंने इस फार्मूले में वैल्यू रख दी, y मतलब 2r/पाई, इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। आप देखना डेफिनेशन में मैंने क्या लिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो y की जगह क्या लिखा 2r/पाई और dm की जगह क्या लिखा सिग्मा इंटू पाई r dr। डिनोमिनेटर में y नहीं है, सिर्फ dm है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, स्मॉल r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो इसकी लिमिट 0 to r हो जाएगी, यहाँ भी 0 to r हो जाएगी। बस सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया, देखो सिग्मा/पाई तो बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, ये सिग्मा इंटू पाई, ये भी सिग्मा इंटू पाई,
बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/पाई तो बचेगा ही बचेगा। तो मैं लिख रहा हूँ 2/पाई YCM इज इक्वल टू 2/पाई, ऊपर इंटीग्रल में क्या है r²dr और नीचे सिर्फ r/dr। तो ये कितना आया 2/पाई इंटू r³ डिवाइडेड बाई r²/2। तो ये कितना हो गया 4r/3 ये मेरा YCM आ गया 4r/3। तो फाइनल आंसर क्या हुआ 0,4r/3। इस तरह से सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हमें पता पड़ गया, y एक्सिस पर कहीं होगा। ठीक, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि आधा तो अपन ने पहले कर लिया है। क्या करा कि सेमी सर्कुलर एक डिस्क है रेडियस r की, और उसमें से सेमी सर्कुलर डिस्क उसमें से r/2 रेडियस का डिस्क हमने कट कर दिया, कट करके उसको रिमूव कर दिया। तो जो बचा वो ये डिस्क बचा, और जो कट पार्ट है उसको फेंका नहीं, उसको जो है हमने इसी के साथ यहाँ ऐसा ऐड कर दिया। मतलब यहाँ पर मास है जो ऊपर से कट करके हमने निकाला था, उसको हमने नीचे इस प्रकार से इसी में सिस्टम में ऐड कर दिया। तो ये रेडियस तो r है, ठीक है, और ये रेडियस r/2 है। ये x एक्सिस है जैसी कि होती है, और ये y एक्सिस है जैसी कि होती है। अब इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, तो इसमें थ्योरम ऑफ एडिशन, इसमें इसको ऐड किया, और सब्ट्रैक्शन इसमें से इसको रिमूव किया, दोनों एक साथ लग जाएगी। तो पहले तो बताओ कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो y एक्सिस दिख रही है ना, y एक्सिस पर खड़े होकर देखो, जैसा राइट में दिखेगा वैसे ही लेफ्ट में दिखेगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हम लिख ही दें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है y एक्सिस, और इसलिए XCM होगा 0। अब निकालना है हमें सिर्फ YCM। YCM निकालने के लिए फार्मूला बोलो। तो YCM निकालने का फार्मूला है YCM इज इक्वल टू M टोटल Y टोटल, ठीक है। उसमें से हमने क्या करा कट, माइनस M कट Y कट, फिर हमने नीचे कुछ किया ऐड, जो भी ऐड किया उसका मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट M एडेड Y एडेड डिवाइडेड बाई M टोटल माइनस M कट, जो रिमूव किया उसको माइनस करते हैं, जो ऐड किया उसको प्लस करते हैं। क्या बात है। अब बताओ टोटल सेमी सर्कुलर डिस्क होती मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया πr²/2, ये उसका मास होता, और जो कट पार्ट है या जो एडेड पार्ट है उनके मास तो सेम ही है, कितने, मास पर यूनिट एरिया इंटू, अब इसका रेडियस कितना है r/2, और एरिया हो जाएगा πr/2²/2। तो ये अगर m है तो ये 4m है। अच्छा, y टोटल, सेमी सर्कुलर डिस्क पूरी कंप्लीट, कभी कुछ काटा कुटा नहीं करा, तो उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आएगा 4r/3 हाइट पर। अच्छा, y कट पार्ट का तो रेडियस आधा हो गया है, तो वो भी सेमी सर्कुलर डिस्क, रेडियस आधा हो गया तो 2r/3 सिर्फ कट पार्ट का, और सिर्फ एडेड पार्ट का नीचे आएगा, तो एडेड पार्ट का आएगा -2r/3। ये वैल्यूज़ इसमें रख दो,
जो आएगा वो आंसर। तो YCM इज इक्वल टू M टोटल Y टोटल 4R/3π माइनस M कट Y कट प्लस M एडेड Y एडेड डिवाइडेड बाय M टोटल माइनस M कट प्लस M एडेड। मास तो उतना ही है ना 4M। अब सिंप्लीफाई करो तो नीचे तो 4M आएगा और ऊपर इसमें से मैं अगर यहाँ देखूँ तो ये जितना नेगेटिव है ये भी उतना ही नेगेटिव है, जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये भी नेगेटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 4R/3π इंटू M हो जाएगा। तो 4R/3π को अगर मैं कॉमन ले लूँ, M भी कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर सिर्फ -1 बचेगा और यहाँ 4R/3π इंटू M कॉमन गया बाहर, तो ये ऐसा हो गया। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, तो मेरे ख्याल से R/π आ गया। देखो तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, M से M कैंसिल, तो R/π आ गया। तो ये क्या आया YCM किधर है, ऊपर। तो फाइनल आंसर हो गया 0, R/π। ये फाइनल सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट आ गए। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो ये बिल्कुल सही है, चेक करो, फिर से चेक करते हैं। तो देखिए M टोटल M कट, ये M है तो वो 4M है, बिल्कुल सही बात है। Y टोटल 4R/3π ये हो जाएगा, 2R/3π ये हो जाएगा, -2R/3π। वैल्यूज़ रखी, ठीक है। ये नीचे 4M, ऊपर ये -4R/3π ये हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। कॉमन निकाल दिया, M भी निकाल दिया, -1 बचा, 4R/3π M निकाला, 4 बचा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, R/π बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से मैंने थ्योरम ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों लगा दिया। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। एक ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पर होता है, हाँ सेंट्रॉइड पर होता है। मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है ना, और इसका साइड है A/A/A। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये 60 है, तो ये 30 होगा। तो ये हाइट कितनी होगी, तो हाइट होगी H इज इक्वल टू A cos 30, मतलब A√3/2। तो सेंट्रॉइड का क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये इस हाइट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये H/3 होगा। और अगर मैं इसको x एक्सिस कहूँ, इसको y एक्सिस कहूँ, तो YCM H/3 हो जाएगा। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आएगा, यही सेंट्रॉइड भी है। तो YCM कितना हुआ, H/3 मतलब A/2√3, ठीक है। अब इसको समझने के बाद मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि मान लीजिए एक ऐसा स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर है नहीं, रेक्टेंगल है। इसका ये साइड है 2A। आसान कर दिया मैंने, देखो थोड़ा सा सिचुएशन को। स्क्वायर में थोड़ा उलझ जाते हैं तो वो आप सोचना उस पर। मैंने अभी थोड़ा आसान किया इसको, रेक्टेंगल। इसको मैंने कहा 2A और इसको मैंने कहा A। अब इसके 4 पार्ट हमने किए इस प्रकार कि ये एक ट्रायंगल बने
ये एक ट्रायंगल बने, तो 4 ट्रायंगल बने। तो वो जैसा एनवलप आता था ना पोस्ट ऑफिस का पहले, उस तरह का ये शेप मुझे दिख रहा है, पोस्ट ऑफिस वाला एनवलप। और इसमें से ये 3 पार्ट तो भी जिंदा हैं, और इस पार्ट को कट करके निकाल दिया, इस पार्ट को कट करके निकाल दिया, तो 3 ट्रायंगल अभी जिंदा हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको लोकेट करना है, और हमने इसको एक्स एक्सिस कह दिया और इसको वाई एक्सिस कह दिया। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, थ्योरम ऑफ सब्ट्रैक्शन वाला, m टोटल y टोटल माइनस m कट y कट। अभी पहले बताओ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है? x एक्सिस। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज x एक्सिस। तो YCM 0 होगा, x एक्सिस पर ही कहीं लाया करेगा। x एक्सिस पर लेट के देखो, जैसा ऊपर वैसे ही नीचे मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, y एक्सिस पर खड़े होकर देखो तो इधर हैवी है, तो यहाँ कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास। आंसर इन 3 का मिलाकर। तो इसका एरिया कितना है? तो ये a बाई, ये हाइट कितना a, अच्छा ये कितना 2a और ये कितना a/2, तो सबके मासेस अलग अलग हैं। तो मुझे m टोटल लिखना ही पड़ेगा। m टोटल कितना होगा? मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। एरिया कितना है? 2a इंटू a, 2a स्क्वायर। और इस कट पार्ट अकेले का मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। एरिया कितना है? 1/2। ये बेस कितना? a। ये हाइट कितना? a, मतलब a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 और ये 2a स्क्वायर। तो अगर मैं इसको m कहूँ तो इसको क्या कहूँगा? 4m। फिर मुझे सिर्फ XCM निकालना है, YCM तो आ चुका है। तो x टोटल कितना और x कट कितना, ये बता दो आप। तो x टोटल कितना? तो टोटल अगर ये चारों को मिला लें तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर यानी ओरिजिन पर आएगा। और सिर्फ कट पार्ट का, तो यहाँ से ये 2/3 ऑफ ये कितना a, तो ये 2/3 a हो जाएगा, 2/3 a। तो x ऑफ कट पार्ट, इस कट पार्ट के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2/3 a हो गया। तो अब XCM निकालना है। XCM इज इक्वल टू, फार्मूला लगाया, m टोटल x टोटल माइनस m कट x कट अपॉन m टोटल माइनस m कट। m टोटल कितना और x टोटल कितना, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर m कट कितना? m, और x कट कितना? 2a/3 डिवाइडेड बाई m टोटल माइनस m कट 3m। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? m से m कैंसिल, माइनस 2a/9 माइनस 2a/9, ये हमारा XCM आया। तो फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर आया, यहाँ लिख देता हूँ, माइनस 2a/9, 0। इस तरह से हमने थ्योरम ऑफ सब्ट्रैक्शन यहाँ यूज़ कर ली। और इस ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पर होता है, और ये डिस्टेंस वर्टेक्स से 2/3 टाइम्स और ये 1/3 टाइम्स टोटल डिस्टेंस होती है। 2:1 के रेशियो में ये सेंट्रॉइड हमेशा डिवाइड करता है किसी भी ट्रायंगल में, ज़रूरी नहीं कि इक्विलेटरल हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम
मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।